गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके ई शिक्षा संवाद यूट्यूब चैनल और जूम क्लासेस में स्वागत है, जिसमें हम लोग एनटीए यूजीसी नेट को टारगेट बनाकर चल रहे हैं, जिसका एग्जाम दिसंबर 2023 में एक्सपेक्टेड है। एग्जाम होने वाला है अब बहुत ही जल्द, अब अगले महीने आने वाले महीने में हो सकता है कि आपका फॉर्म भी आ जाए। ठीक है, तो जो सबसे पहले फॉर्म भरेगा उसको अपने सिटी में ही, या जो पहला आप सिटी भरेंगे वो पहली सिटी ही आपको एग्जाम के लिए मिल जाएगी। यदि आप एग्जाम के लिए फॉर्म को लेट से भरते हैं तो आपको वो सिटी फिर नहीं मिल पाएगी। फिर आपको जो स्लॉट खाली होगा, जो भी जगह खाली होगी वहीं पर आपको मिलेगा। तो इसका विशेष ध्यान रखिएगा। फॉर्म आए तो फॉर्म को सबसे पहले आपको भरना है। ठीक है ना। फोटो आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। सभी चीजें अब जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे ये और चीजों को वेरीफाई करते जा रहे हैं ना। तो हर बार हर फॉर्म में कुछ नया जरूर ये जोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये रहा एग्जाम से संबंधित जानकारी। लेकिन अब हम लोग चलते हैं अपने सब्जेक्ट एजुकेशन में। एजुकेशन में हम लोगों ने यूनिट 10, यूनिट 9, यूनिट 8, यूनिट 7 आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, यूनिट 7 आज का लास्ट पोर्शन है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर टीचर इवेल्युएशन। क्या डिस्कस करेंगे? क्राइटेरिया फॉर इवेल्युएशन होता है मतलब शिक्षक आकलन के लिए मानदंड क्या है। शिक्षक आकलन के लिए मानदंड। फिर शिक्षक आकलन के लिए मानदंडों की बात हम करेंगे। मानदंड का मतलब होता है, क्राइटेरिया का मतलब होता है सीमांकन करना, कि यह कितनी उनकी सीमाएं होती हैं, किस सीमा तक वो काम कर सकते या नहीं कर सकते। तो सबसे पहले इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि शिक्षक आकलन के लिए मानदंड क्या होता है। कह सकते हैं द टीचर इवेल्युएशन। क्या होता है? द टीचर इवेल्युएशन रिक्वायर्ड द इस्टेब्लिशमेंट of reference standard and evaluation criteria to allow proper assessment of performance to be made। मतलब कहते हैं शिक्षक मूल्यांकन के लिए संदर्भ मानकों और मूल्यांकन मानदंडों की स्थापना की आवश्यकता होती है, ताकि प्रदर्शन का उचित मूल्यांकन किया जा सके। कुल मिला के यहाँ पे जो है आकलन, सॉरी मूल्यांकन होगा ना, आकलन लिखा है, आकलन नहीं होगा, मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन इसको लिखेंगे। सिन एकदम म्यूट कर लो, वो स्क्रीन हट जा रही है। ठीक, मूल्यांकन होता है ना। मूल्यांकन में अब देखिए, मूल्यांकन में क्या होता है, हम कभी शिक्षक का मूल्यांकन किस लिए करते हैं, तो मुख्य रूप से आप याद रखिएगा या आप लाइन को नोट करिएगा कि हम शिक्षक का मूल्यांकन उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करते हैं। अगर शिक्षक का मूल्यांकन होता है तो शिक्षक का नहीं बल्कि उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन होता है। मतलब शिक्षक के प्रदर्शन का मूल्यांकन, इसे परफॉर्मेंस का। ठीक, परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन होता है, इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जा सकता है या किया जाता है इसके अंतर्गत, क्योंकि उनकी क्राइटेरिया को देखना है। कहते हैं शिक्षक मूल्यांकन के मानदंडों में, मतलब क्राइटेरिया में कितने इंक्लूड किए गए हैं। कहते हैं कि इसमें क्राइटेरिया फॉर टीचर इवेल्युएशन में कितने को इंक्लूड, किनको शामिल किया गया। ये 3 पॉइंट्स आपको शामिल किया गया। कौन? सबसे पहले आपका होता है प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। सबसे पहले प्रोडक्ट होता है। फिर नंबर 2 पे आपका आता है प्रोसेस। ठीक, नंबर 2 पे प्रोसेस आता है, और नंबर 3 पे आपका क्या आता है? नंबर 3 पे प्रिसेज आता है ना। प्रिसेज आता है। ठीक, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद बोलते हैं। उत्पाद होता है। दूसरे नंबर पे क्या होता है? प्रक्रिया होती है आपकी, प्रक्रिया होती है।
तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे, इसको बोलते प्रीसेज को हम बोलते पूर्व ज्ञान। क्या बोलते हैं? पूर्व ज्ञान बोलते हैं हम लोग। क्लियर? ये 3 पॉइंट आपके हैं जो आपके सिलेबस से, जो आपके इनके क्राइटेरिया में आते हैं आपके। ठीक है, इन्हीं 3 पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब शिक्षक के मूल्यांकन के लिए मानदंड की बात कर रहे हैं, तो शिक्षक का मूल्यांकन हम किस लिए करते हैं? तो हम चेक करते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षक होता है उसका प्रदर्शन किस तरीके का रहा है, उसको हम चेक करते हैं, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। ठीक है ना, उसके परफॉर्मेंस को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे कहता है कि इसके मूल्यांकन को इसके मतलब परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए हम कितने प्रकार की चीजों को शामिल कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला 3 प्रकार की चीजों को हम शामिल कर सकते हैं। पहला प्रोडक्ट होता है, दूसरा प्रोसेस होता है, तीसरा प्रीसेज होता है। ठीक है, ये क्राइटेरिया है, इनको हम लोग शामिल करते हैं। ठीक, तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर आपका आता है। ठीक, तो सबसे पहले हम किस पर बात करेंगे? सबसे पहले हम प्रोडक्ट पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? प्रोडक्ट पे बात करेंगे कि प्रोडक्ट में क्या चीजें निकल कर आती है। आप लोग क्या करोगे? आप लोग अपनी कॉपी में कॉम्परेटिव वे में लिख लोगे ना। कॉम्परेटिव वे में 3 लाइन आप खींच लोगे, तीनों कॉम्परेटिव वे में लिख लोगे तो ज्यादा आपको इजी हो जाएगा। हम भी वैसे लिख दें, चलो मैं भी वैसे लिख देता हूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, चलो अब हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। अब इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है उत्पाद। उत्पाद का मतलब क्या होता है? जब कभी कोई काम करे, उस काम के प्रति जो है रिस्पांस मिलता है जो रिजल्ट मिलता है, वही आपका उत्पाद कहलाता है। लेकिन हम लोगों को टीचर इवैल्यूएशन के अंतर्गत देखना है, तो इसमें कह सकते हैं द टीचर इज जज on the basis of a measurable change in what is waived as his product student behavior। मतलब इसमें कहता है शिक्षक को उसके उत्पाद के रूप में छात्र के व्यवहार के रूप में देखे जाने वाले, मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हम ये प्रोडक्ट के रूप में देखेंगे तो आप देखते हैं कि कोई टीचर होता है, टीचर जितना बेहतर, जितने अच्छे तरीके से क्लास में परफॉर्म करेगा, तो उसका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है बच्चों को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद वो बच्चे लाइफ में कैसा अपना क्या क्या चीजें अचीव करते हैं, यही उनका क्या होता है, यही उनका प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसको हम बनाते हैं, जिसके अंदर हम अपने सभी क्वालिटी डालते हैं। तो टीचर क्या करता है? टीचर के लिए जितनी भी क्वालिटीज रहती है, वो क्वालिटीज किसके लिए डालता है, किसके अंदर डालता है? स्टूडेंट के ऊपर। तो यहाँ पे स्टूडेंट बिहेवियर के रूप में देखा जाता है। मतलब क्या करना? स्टूडेंट बिहेवियर। यहाँ प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लिखेंगे स्टूडेंट बिहेवियर। ये हम एक की पॉइंट लिखते हैं, लेकिन आपको ये पूरी चीज पॉइंट समझ में आनी चाहिए। आप कहीं पर बताएंगे तो केवल एक लाइन नहीं बताना है आपको, आपको पूरी चीजें बतानी है कि प्रोडक्ट शिक्षक मूल्यांकन के अंतर्गत उत्पाद क्या होता है, या शिक्षक मूल्यांकन के अंदर प्रोडक्ट क्या होता है। तो आप बताएंगे कि क्लासरूम में जब कभी अध्यापक जो है, अध्यापक का जो प्रोडक्ट होता है वो छात्र होता है। छात्र जिस तरीके का व्यवहार करेगा, चाहे वो क्लास के अंदर हो, चाहे वो क्लास के बाहर हो। अगर यदि एक यूनिवर्सिटी कैंपस में पीएचडी के रूप में, अगर आप पीएचडी के रूप में आप एडमिशन लिए और आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं, तो पूछते हैं कि ये किसका स्टूडेंट है या कि ये किसका रिसर्च स्कॉलर है, तो उस टीचर का नाम जाता है, उस प्रोफेसर का नाम जाता है। तो वहां पे जैसा आप बिहेवियर करोगे, वो आपके टीचर के पास तुरंत रिपोर्ट चली जाएगी। ठीक है, तो इसलिए बिहेवियर को बहुत ही, या आप देखते होंगे आपके घर में, आप जब कभी कहीं पर भी बिहेव करते होंगे तो आपसे ये कहा जाता है कि आपने घर में क्या सीखे हो। मतलब आपके घर में आपको प्रोडक्ट के रूप में आपके अंदर अच्छाइयां डाली गई हैं, लेकिन वो कुछ बुराइयां आपके अंदर स्वतः ही आ जाती है, कुछ जो है समाज के कारण आ जाती है, कुछ आस पड़ोस के कारण आ जाती हैं। लेकिन घर में कभी भी गलत व्यवहार को नहीं सिखाया जाता है। गलत व्यवहार हम हमेशा जो है बाहर से ही ज्यादातर सीखते हैं। तो याद रखना है उत्पाद का मतलब क्या होता है कि शिक्षक जिस तरीके के अपने आचरण भी डालता है। अब आपने देखा होगा
बहुत से टीचर्स होते हैं कि वो अपने अपने मतलब बहुत से स्टूडेंट होते हैं जो अपने टीचर की तरीके हूबहू पढ़ाते हैं। उनके जैसा बोलना, उनके जैसी भाषा में उतार-चढ़ाव करना, तमाम तरीके की। तो जब टीचर का भी हम लोग क्या करते हैं, सही से अगर आपने टीचर को सही से आई कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग देखा होगा, तो आप उनकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज को ही पढ़ लेते हैं। फिर जब कभी आप बोर्ड पर उतरते हैं, तो आप सोचते हैं जैसा सर ने पढ़ाया था वैसा मैं भी पढ़ाने का प्रयास करूँ। तो वो भी क्या होता है, वो आपके बिहेवियर में दिखाई देता है। क्लियर? तो ये हो गया उत्पाद। उत्पाद पूरी की पूरी चीज़ें समझ में आ गई? जी सर। हाँ, इसमें क्या इसमें और लिख सकते हैं, ये होता है व्यवहारों का संगठन या परिवर्तनों का संगठन। लिख लेंगे, परिवर्तनों का संगठन होता है ये। क्या होता है? आपके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं, चेंजेबल जो भी चीजें होती हैं, वो आपका क्या कहलाता है? उत्पाद होता है। उत्पाद में क्या होता है कि जब कभी हम कोई प्रोडक्ट होता है, उसमें दिन ब दिन परिवर्तन करते रहते, संशोधन करते रहते हैं। तो लिखेंगे, इसमें आप एक पॉइंट लिख लेंगे, परिवर्तनों का संगठन। ठीक, परिवर्तनों का संगठन होता है। ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चेंजेस होते रहते हैं। इसमें चेंजेस होता रहता है। जब हम बच्चों में चेंजेस करते रहते हैं, तो उसमें देखते हैं अब इसमें चेंजेस क्या क्या चीजें होती है, ये भी आपको नोट डाउन रखना है कि प्रोडक्ट में क्या क्या आपका आएगा। इसमें हम क्या क्या चेंज करते हैं, स्किल चेंज करते हैं। ठीक, स्किल को हम लोग कौशल बोलते हैं। कौशल इन द सेंस, स्किल का मतलब होता है कैसे बैठ रहे हैं हम, कैसे उठ रहे हैं। जब कभी हम ऑफिस में बैठते हैं, तो हम किसी के सामने पैर उठाकर तो नहीं रखते हैं। ये सब चीजें आपके ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, स्किल आता है, ग्रोथ आता है। ग्रोथ माने अभिवृद्धि। अभिवृद्धि होती है। और आपका क्या आ सकता है इसके अंदर, सब्जेक्ट मैटर आते हैं आपके, सब्जेक्ट मैटर आता है आपका। सब्जेक्ट मैटर को हम लोग विषय वस्तु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषय वस्तु बोलते हैं। विषय वस्तु बोलते हैं। और इसके अंतर्गत हम क्या ला सकते हैं, और इसके अंतर्गत आप क्या ला सकते हैं, अचीवमेंट ला सकते हैं, एटीट्यूड ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? अचीवमेंट। ठीक है, अचीवमेंट हम लोग ला सकते हैं, अचीवमेंट ला सकते हैं, एटीट्यूड ला सकते हैं। एटीट्यूड आपका आ जाएगा। ठीक है ना? और इसमें जो भी टीचर से संबंधित जो भी क्लासरूम में आपने चीजें रखी हैं, ये सब की सब चीजें इसके अंतर्गत आ सकती हैं। इससे संबंधित और भी चीजें जो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, उन चीजों को भी यहाँ पर हम बता सकते हैं, ला सकते हैं। क्लियर पॉइंट इतने बताइए। सर एक क्वेश्चन था। हाँ सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड? हाँ, एप्टीट्यूड और एप्टीट्यूड। एटीट्यूड में अंतर जानना है। ठीक है ना? जी अब सर। ये ठीक है, ये आपका एटीट्यूड। ठीक है, एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होता है, इसमें क्या अंतर होता है दोनों की? सबसे पहले हिंदी क्या होता है, ये ठीक, एक अभिवृत्ति होता है और एक अभिरुचि होता है। अभिवृत्ति में आप अभी का हटा दो, एक वृत्ति होता है और एक रुचि होता है। वृत्ति का मतलब होता है आपके अंदर संपूर्ण जितनी भी चीजें होती हैं, उनसे संबंधित जो भी जानकारियां होती हैं, उनका जब परीक्षण किया जाता है, तो वो आपका एप्टीट्यूड कहलाता है। ठीक है, जैसे आप किसी भी जॉब के लिए जब आप जाते हैं, तो आपके अंदर इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू लिया जाता है। उस इंटरव्यू में आपके सभी स्किल्स को चेक किया जाता है। ठीक है,
जब कभी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपके इंटरव्यू में क्या करते हैं, आपके सभी परफॉर्मेंस रिटेन भी होगा, आपको बोर्डिंग में भी आपको पढ़वा के देख सकते हैं, बच्चों से आप कैसे आप उनसे कम्युनिकेट होते हैं ये भी देखा जाता है, तमाम तरीके की चीजें होती हैं। जैसे हमारा एनटीए यूजीसी नेट का एग्जाम नेट होता है, नेट का तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें भी आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। आपका जितना भी एग्जाम आप देंगे सभी में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। लेकिन एटीट्यूड क्या होता है, एटीट्यूड का मतलब होता है अभिरुचि, रुचि, रुचि का मतलब होता है जिसमें आप को पसंद हो जो काम करना और उस काम को आप जो है करने में आपको महारत हासिल हो जाए तो वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। जैसे आपको एग्जांपल दे कि आप एक गणित की क्लासरूम में, आप मान लो एजुकेशन की क्लासरूम में बैठे हो, आपको एजुकेशन के बारे में, टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ गया, कोई एक फ्लैंडर्स है, मान लो फ्लैंडर्स के मैट्रिक्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आ गई और आपसे आपका कोई फ्रेंड है वो कहता है जरा मुझे फ्लैंडर्स का जो है मैट्रिक्स बता दीजिए, तो आपने कहा कि अभी नहीं थोड़ा कल बताएंगे, फिर दूसरे दिन भी उसने बताया तो फिर आपने कहा कि अभी नहीं बाद में बताएंगे। मतलब जब आपको अपने नॉलेज का प्रगाढ़ ज्ञान हो जाए और आप दूसरे को अवॉइड करें, चलो मुझे जब टाइम मिले तब मैं बताऊंगा, तो सामने वाला कहेगा आपसे क्या, बड़ा एटीट्यूड आ गया है इनमें। तो जब बड़ा एटीट्यूड आ गया है तो मतलब आपका ज्ञान जो है, आपका नॉलेज जो है हाई लेवल पर पहुंच जाता है, तो वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। बहुत से लोग इसको घमंड बोलते, तो ऐसा नहीं है। जब इसकी सही परिभाषा ये है, जब कभी जिस विषय में आपको ज्ञान, जिस विषय में आपको रुचि हो, जो पढ़ने में आपको अच्छा लगता हो, पढ़ने नहीं कोई भी काम में अच्छा लगता हो, जब उसका आपको बहुत डीप नॉलेज हो जाए, ठीक है, बहुत डीप नॉलेज हो जाए, तो वो आपका एटीट्यूड कहलाता है। कहते हैं कि एक क्रिकेटर है तो उसके अंदर क्रिकेटर वाला एटीट्यूड दिखाई देता है, वो एक आईएएस है तो आईएएस वाला एक एटीट्यूड दिखाई देता है। मतलब आईएएस की जो पद होती है उसमें एटीट्यूड इन द सेंस कि उसके अंदर जो भी विशेषताएं होती हैं वो विशेषताएं होनी चाहिए। इसमें पर्टिकुलर किसी एक विषय पर ध्यान होता है, जबकि इसमें पर्टिकुलर सभी पॉइंट्स को आपको मेजर करता है इसमें, ठीक है ना, दोनों में यही डिफरेंस है। बताओ समझ में आया? जी सर आया। और लोग बताओ। थैंक यू सर। शैलवी और क्या नाम है, नेहा। जी सर। जी अब जी जैसे सर। जैसे एग्जांपल आप ले लो, जी सर। सैलवी का आप लोगे, सैलवी का कैसे लोगे मैं बताता हूँ। सैलवी का आप जाओगे उनके यूट्यूब पे जाओगे, सैलवी किचन है, उसमें उनको कुकिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, ठीक है। अब जैसे इनकी नॉलेज जो है धीरे धीरे जैसे यूट्यूब चल रहा है इनका और भी मतलब इनका जो है फेमस हो जाए, फेमस होने के बाद ये जो है अपने इलाहाबाद में फेमस हो जाए, फिर धीरे धीरे स्टेट में फेमस हो जाए, फिर धीरे धीरे नेशनल लेवल पर फेमस हो जाए, तो इनके अंदर क्या आ जाएगा, अपने सब्जेक्ट को लेकर एटीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पर एप्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, जब ये नेट का एग्जाम निकाल लें फिर इसके बाद अपने सब्जेक्ट में और आप परफॉर्मेंस करें तो ये आपके एप्टीट्यूड टेस्ट धीरे धीरे इनका होता रहेगा। तो ये एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, ये किसी विशेष पर्टिकुलर टॉपिक या किसी विषय पर जाता है, जबकि ये ऑल ओवर आपके पूरे आपका जितना नॉलेज है सभी नॉलेज को चेक करता है और ये किसी एक नॉलेज पर डिपेंड हो। क्लियर है दोनों पॉइंट? एग्जांपल सैलवी का भी याद रखना तो उससे भी हो जाएगा आपका काम, ठीक है, क्लियर। सैलवीज किचन के नाम से यूट्यूब चैनल इनका चलता है तो उसमें भी ध्यान रखना है। अब हम लोग बात कर रहे थे प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट में जो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या पॉइंट्स को देखा ये भी ध्यान दे लेते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट बिहेवियर को देखेंगे। स्टूडेंट बिहेवियर में हम लोग क्या करेंगे, परिवर्तन, यह एक परिवर्तनों का संगठन होता है। इसमें आप प्रोडक्ट में हम हमेशा नयापन लाने की कोशिश करते हैं, क्लासरूम में अच्छे से अच्छा तरीका पढ़ाने का प्रयास करते हैं जिसमें स्किल डेवलप होती है, ग्रोथ डेवलप होती है, सब्जेक्ट मैटर हम लोग चेंजेस करके लाते हैं। पुराने समय के तरीके नहीं, आप जो है बच्चों को ग्राफ दिखाते हैं, चित्र दिखाते हैं, तब जाके उनको याद होता है। फिर यहाँ पर आपका अचीवमेंट और एटीट्यूड टेस्ट होता है, एटीट्यूड टेस्ट होता है आपका। इतना होगा, इसको एक एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं कि उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कौशल के अंतर्गत या व्यवहार में, व्यवहार जो महत्वपूर्ण आपके
विचार होते हैं उसका मूल्यांकन करना, उसको पढ़ना, उसका व्यवहार करना, बोलना, ये सब जो है एक तरीके से क्या संभावित चीजें हैं कि आपके अंदर कोई प्रोडक्ट डाला गया है। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अंडर स्किल बिहेवियर्स विच एविडेंस changes in critical thinking, inquiry, evaluating, reading, spelling, टाइपिंग, स्पीकिंग, डिस्कशन आर पोटेंशियल एंट्रीज। मतलब इतनी एंट्री जो है आपके अंदर डाली गई है कि आप जब कभी कहीं पर भी पढ़ें, हमसे छोड़कर कहीं पर भी आप पढ़ें, तो कोई भी विषय टॉपिक आपको कोई बताए तो तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है जब तक आपको वो चीजें समझ में ना आए। आपको क्वेश्चन करने ही करने, वो आपको वहां से स्किप नहीं करना है कि चलो हम बाद में समझ ले। बाद में कुछ नहीं समझा जाता है। क्लासरूम में जिस समय टीचर अपने अपने मतलब फॉर्म में रहता है, उसके आप जितना निकलवा सकते हो तो उतना आप टीचर से पूछे। जैसे अभी सिद्धा ने पूछा तो सिद्धा को ये चीजें जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया। तो ऐसे आपको भी याद रखना है, पढ़ते समय आपको हर एक पॉइंट को क्लियर जब तक ना हो तब तक आपको नहीं पढ़ना है। तो वही कहता है कि इसको एक उदाहरण के तरीके से हम समझ सकते हैं कि बालकों के अंदर या जो भी प्रोडक्ट होता है उसके अंदर हम क्या क्या डालते हैं, स्किल्स डालते हैं, बिहेवियर डालते हैं मतलब कौशल डालते हैं, व्यवहार डालते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि हम लोग आलोचनात्मक विचार डालते हैं। आलोचनात्मक विचार का मतलब कोई भी चीजें डालें तो उसके विपरीत भी है और उसके सामने भी, दोनों चीजों को हम लोग देखें। जांचने परखने की चीजों को टीचर जो है बच्चों के अंदर डालता है, उनके रीडिंग स्किल डालता है, स्पेलिंग स्किल डालता है, और स्पोकन स्पीकिंग इंग्लिश डालता है, डिस्कशन चर्चा करने के उनको चर्चा करने के लिए तैयार करता है। तो वो एक अच्छा टीचर वही कहलाता है जिसके बालक में ये सब या जिसके स्टूडेंट में, जिसके प्रोडक्ट में ये सब क्वालिटीज होती हैं आपकी। ठीक है, बताओ। जी सर। ठीक, क्लियर। लेकिन इसमें आप कुछ आप पॉइंट्स आप लिख लेंगे, इसी में अभी हम लिखाते हैं ना, इसी में अभी हम लिखाते हैं, इसमें आप कुछ पॉइंट आप लिख लेंगे। ठीक है, जैसे इसमें अगर हम और पॉइंट कहें तो इसमें कहते हैं टेस्ट बेस्ड अकाउंटेबिलिटी सिस्टम, लिखिएगा टेस्ट, इसको क्या बोलेंगे, परीक्षण आधारित जवाबदेही प्रणाली। ठीक, स्टूडेंट एंड पेरेंट्स मतलब छात्रों और माता पिता का सर्वेक्षण, सर्वेक्षण। ठीक है, फिर नेक्स्ट आप कह सकते हैं, नेक्स्ट आपका आता है टीचर पोर्टफोलियो। टीचर पोर्टफोलियो होता है। फिर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं आपके, इसमें रिकॉर्डिंग परफॉर्मेंस हम लोग देते हैं, रिकॉर्ड परफॉर्मेंस देखते हैं हम लोग, अरेंज डायमेंशंस देखते हैं, मतलब अनेक प्रकार की चीजें देखते हैं। शिक्षक प्रदर्शन रिकॉर्ड देखते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं हिंदी में शिक्षक प्रदर्शन रिकॉर्ड। ठीक है ना, टीचर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड देखेंगे हम लोग, क्या देखेंगे, टीचर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड। ठीक है, टीचर परफॉर्मेंस रिकॉर्ड लिख देंगे, ये हो जाएगा आपका। तो ये आपके मेन पॉइंट्स आपके बनते हैं। आपके आ रहा है कि यहाँ पे इसमें क्या होगा, परीक्षण आधारित जवाबदेही प्रणाली। परीक्षण आधारित जवाबदेही प्रणाली का मतलब क्या होता है, इसमें जो है अध्यापक जो है बच्चे का जो सिलेबस कंप्लीट कराता है, उस सिलेबस के अंतर्गत क्या उन्होंने उस एम्स को कंप्लीट किया है, एम को कि नहीं किया है, इस पर ध्यान दिया जाता है मुख्य रूप से। क्लियर। सर्वे, आपका सर्वे वाले में क्या आता है कि सर्वे ऑफ स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, ये एक उपकरण होता है जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत शिक्षक मूल्यांकन के संदर्भ में कभी इसका उपयोग किया जाता है कि छात्र और माता पिता के विचारों को यहाँ पर एकत्र किया जाता है। कि जैसे पीटीएम होता है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है आपकी, तो उसमें जो है पूरी की पूरी चीजें देखी जाती है कि बच्चे के अंदर क्या कमी है, टीचर क्या मतलब पेरेंट्स उनके क्या चाहते हैं, क्या बोलते हैं, उन सब चीजें के बारे में बात करता है। तो ये पूरा क्लियर हो गया है, तो बताएं आप, नोट कर लिया। सर इसमें आप जो सब्जेक्ट मैटर बताते विषय वस्तु, हाँ, सर उसमें क्या क्या है, मतलब उसमें क्या चेंजेस। सब्जेक्ट मैटर की अगर हम बात करते हैं, सब्जेक्ट मैटर में आपका विषय वस्तु से संबंधित होता है। क्लासरूम में जो भी आपका
टॉपिक है उस टॉपिक को टीचर ने किस तरीके से आपको प्रमोट किया है, किस तरीके से आपको पढ़ाया है या किस तरीके से समझाया। विषय वस्तु में आपका प्रोजेक्टर आ सकते हैं, स्लाइड्स आ सकते हैं, ये सब चीजों का जब हम प्रयोग करते हैं तो ये सब चीजें आपकी इसके अंतर्गत आती है कि कोई भी जैसे आपको जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उस टॉपिक को किस तरीके से हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या क्या चीजों को हम यूज कर रहे हैं, वो विषय वस्तु के अंतर्गत आएगा। इसमें टूल्स आएंगे, विधियां आएंगी, ठीक, उपकरण आएंगी, विधियां आएंगी, ठीक है, कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब चीजें आपके अंतर्गत आपकी आएगी विषय वस्तु के अंतर्गत। क्लियर? चलो अब हम लोग बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। इसमें कहते हैं व्हेन टीचर इवैल्यूएशन इज बेस्ड अपॉन क्लासरूम बिहेवियर। क्या कहते हैं? बेस्ड अपॉन क्लासरूम बिहेवियर। क्लासरूम बिहेवियर, ठीक है। इसमें क्या कहता है कि when teacher evaluation is based upon classroom behavior, either the teacher's behavior, his students behavior, or the interplay of teacher student behavior, the judge is using process criteria। ठीक, कहते हैं कि जब शिक्षक मूल्यांकन कक्षा के व्यवहार पर आधारित होता है। याद रखिए, एक एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा जितना हो सकेगा, ठीक है। इसमें कहता है कि जब शिक्षक मूल्यांकन कक्षा के व्यवहार पर आधारित होता है, या तो शिक्षक का व्यवहार, उसके छात्र का व्यवहार, या शिक्षक छात्र व्यवहार का परस्पर क्रिया जो है, ये सब प्रक्रिया जो है मानदंडों के अंतर्गत उपयोग किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर क्लासरूम के अंदर आपके जो जो भी पॉइंट्स आपके डिस्कस होंगे, इसमें क्या था, प्रोडक्ट में आपका क्लास के अंदर भी होगा, क्लास के बाहर भी होगा, हर जगह आपको चीजें देखी जाएंगी। लेकिन प्रोसेस इन द सेंस प्रक्रिया का मतलब क्या होता है कि क्लासरूम के अंदर आप किसका किसका बिहेवियर देखोगे, टीचर का, टीचर या स्टूडेंट का, और या फिर दोनों का, बोथ का देखेंगे, दोनों का देखेंगे, एक दूसरे के प्रति क्या है, किस तरीके से है, सब चीजों को यहाँ पे देखा जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। प्रोसेस में चीजें चलती हैं, यहाँ पे केवल बताया गया क्या संबंध होता है, यहाँ पर उसको लाइव देखा जाता है, लाइव चीजों को समझा जाता है, तब जाके इसमें जो है प्रोसेस में ये सब चीजें आती हैं। ठीक है। प्रोसेस में क्या होता है, कहता है कि प्रक्रिया, द प्रोसेस बिहेवियर चूजन टू मेजर आर बिलीव्ड टू बी worthwhile in their own right, and thus are not necessarily related to product criteria। मतलब इसमें कहता है कि प्रक्रिया जो होती है, इसमें मापने के लिए चुने गए व्यवहारों को अपने आप सार्थक माना जाता है। मतलब इसमें जो है, जो भी आप बिहेवियर को आप चुनेंगे, क्या चुनेंगे, बिहेवियर को जो भी आप चीजें चुनेंगे, वो व्यवहारों को आप अपने आप सही मान लेते हैं। क्या करते हैं, प्रोसेस में हम अपने आप चीजों को सही मानते हुए चलते हैं, और इसे आवश्यक रूप से उत्पाद, मतलब इसे आवश्यक रूप से हम लोग जो है प्रोडक्ट से संबंधित या प्रोडक्ट के मान उससे संबंधित नहीं रखते हैं ना, मानदंड से संबंधित नहीं रखते हैं। ये हमारा प्रोसेस जो है एक अलग वे में चलता है, प्रोडक्ट हमारा एक अलग चीजें है। कहते हैं कि प्रोसेस में जो भी बिहेवियर हम करते हैं वो जरूरी नहीं कि प्रोडक्ट के अंतर्गत आए या ना, प्रोडक्ट का एक अलग क्राइटेरिया, प्रोडक्ट में वो चीजें होल चीजें आती हैं। कोई एक केवल आपको केवल क्लासरूम के परफॉर्मेंस या क्लासरूम के बिहेवियर के आधार पे हम प्रोडक्ट की डेफिनेशन दें, तो वही ये कह रहा है कि उसके आधार पे, बल्कि उससे बड़ा ये होल है। मतलब प्रोडक्ट बड़ा है, प्रोसेस छोटा है। प्रोडक्ट में सभी चीजें आती हैं, प्रोसेस में केवल क्लासरूम बिहेवियर यहाँ पे शो होता है आपका। ठीक है ना, क्लियर यहाँ पे पॉइंट? जी सर। अब प्रोसेस में और चीजें क्या आएंगी, ये भी हम लोग को ध्यान रखना है। जब यहाँ पे टीचर स्टूडेंट बिहेवियर रख लिया है, तो याद रखिएगा यहाँ पे कंट्रोल भी देखा जाता है।
ठीक है। कंट्रोल कैसे, कक्षा नियंत्रण, क्लासरूम में कंट्रोल किस तरीके का टीचर क्या है, मतलब यहाँ पे हम लोग वर्बल बिहेवियर देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, वर्बल बिहेवियर, वर्बल बिहेवियर और नॉन वर्बल बिहेवियर भी देखेंगे। नॉन वर्बल बिहेवियर भी देखेंगे, वर्बल बिहेवियर देखते हैं, नॉन वर्बल बिहेवियर देखते हैं, और इसमें हम लोग क्या देख सकते हैं, और क्लासरूम कंट्रोलिंग देखते हैं, क्लासरूम कंट्रोल दे सकते हैं, क्लासरूम कंट्रोल देख सकते हैं, क्लासरूम कंट्रोल दे सकते हैं, कक्षा नियंत्रण हम दे सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन और इंस्ट्रक्शन निर्देश दे सकते हैं, निर्देशन दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। ठीक, इंस्ट्रक्शन प्रोसेस वाले में क्या देखते हैं, प्रोसेस वाले में हम लोग क्या देखते हैं, पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि प्रोसेस वाले में हम क्लासरूम बिहेवियर पूरा का पूरा मेजर करते हैं। इसके अंदर टीचर आता है, स्टूडेंट आता है, टीचर स्टूडेंट दोनों आते हैं। इन दोनों के अंतर्गत पूरे के पूरे हम लोग क्या देखते हैं, बिहेवियर को देखते हैं। इसके अंदर वर्बल बिहेवियर, नॉन वर्बल बिहेवियर, क्लासरूम कंट्रोल, इंस्ट्रक्शंस आते हैं। अब यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है कि फ्लैंडर्स इंस्ट्रक्शन एनालिसिस और गैलोवे का जो है हम लोग IDER सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा है, उसमें आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों प्रक्रियाएं क्लासरूम के लिए ही है, आपका टीचर इवैल्यूएशन के लिए दोनों का प्रयोग हम शिक्षक मूल्यांकन के लिए करते हैं। लेकिन कैसे शिक्षक होते हैं, जो ट्रेंड, जिनको ट्रेनिंग दी जा रही होती है, ऐसे शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए हम लोग फ्लैंडर्स और गैलोवे का इंस्ट्रक्शन एनालिसिस का प्रयोग करते हैं, जिसमें फ्लैंडर्स ने वर्बल बिहेवियर पर अपना पूरा जो है इंस्ट्रक्शन एनालिसिस दिया है, जबकि गैलोवे ने वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरीकों को आपका प्रणालियों को यूज किया है, ठीक है ना। याद रखना है, इस पॉइंट को नोट डाउन रखना है, ध्यान रखना है। अभी हम पूछते, लेकिन मैंने कहा आपको बता दूं, ये फ्लैंडर्स ने केवल एक माना है, गैलोवे ने दोनों को, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों इंस्ट्रक्शन एनालिसिस को अंतर्गत रखा है। इसीलिए इनका 10x10 बिहेवियर में होता है, लेकिन गैलोवे का 20x20 होता है, जिसमें 10 आपके इसमें कैटेगरीज होते हैं, 10 कैटेगरीज आपके नॉन वर्बल में होते हैं। इसको भी हम लोग को ध्यान रखना है। क्लियर है, बताइए। ठीक है जी सर। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट को और नोट करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा सा साफ कर दी, इसी के साथ आ जाएगा आपका आस्पेक्ट इवैल्यूएशन, मतलब मूल्यांकन के क्या पॉइंट हो सकते हैं, वो लिखेंगे। मूल्यांकन के भाग, या इंग्लिश में लिखेंगे आस्पेक्ट इवैल्यूएशन, आस्पेक्ट इवैल्यूएशन। ठीक, आस्पेक्ट इवैल्यूएशन में आपका क्या आएगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत आपका आएगा प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। क्या आएगा, प्लानिंग एंड प्रिपरेशन लिखिए, प्रिपरेशन जिसको हम क्या बोलते हैं, योजना और तैयारी। क्या बोलते हैं, योजना और तैयारी, योजना और तैयारी। दूसरा पॉइंट क्या होता है इसमें, दूसरे में आप डालेंगे द क्लासरूम इन्वायरमेंट। क्या डालेंगे, द क्लासरूम इन्वायरमेंट, ठीक है। कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या आता है आपका, इंस्ट्रक्शंस आते हैं आपके,
जिसको बोलते हैं निर्देशन। ठीक, निर्देशन होता है। फिर और आप इसमें और क्या डाल सकते हैं, टीचर प्रोफेशनल प्रोफाइल डाल सकते हैं इसमें। क्लासरूम इंटरेक्शन एनालिसिस टेक्निक होती है, सबसे इंपॉर्टेंट यही क्लासरूम इंटरेक्शन। ठीक, ये पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट वे रोल करते हैं आपके, ठीक है ना। तो बात करते हैं किसकी, अब हम लोग प्रिसेज की बात करते हैं ना। ठीक, पूर्व ज्ञान की बात करते हैं, प्रिसेज की बात करते हैं। इसमें टीचर के लिए कैसे ये मतलब आपका टीचर से संबंधित है, आपका टीचर के मूल्यांकन से, अध्यापक के मूल्यांकन से, ठीक है। तो कहते हैं ए पर्टिकुलर टीचर इवेल्युएशन मॉडल माइट कवर द totally of teachers in the system or a subset of teacher depending on level of education। मतलब एक विशेष शिक्षक मूल्यांकन मॉडल जो है, मॉडल प्रणाली में शिक्षक की समग्रता या शिक्षक के स्तर के आधार पर शिक्षकों के उप समूह को कवर किया जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, शिक्षकों की समग्रता, क्या इसमें कह रहा है, सबसे पहले यहाँ पे पूर्व ज्ञान इसमें डाल दो, यहाँ पर यहां से लिखते ना, लिखेंगे शिक्षकों की समग्रता, शिक्षकों की समग्रता, ये सब किसके हैं, ये कह रहा है कि शिक्षक मूल्यांकन मॉडल प्रणाली में, ये किसमें है, शिक्षक मूल्यांकन मॉडल प्रणाली में, शिक्षक मूल्यांकन मॉडल प्रणाली में, ठीक है। शिक्षक मतलब टीचर इवेल्युएशन मॉडल सिस्टम, ठीक है। क्या है, इसको लिखेंगे टीचर इवेल्युएशन। टीचर इवेल्युएशन मॉडल सिस्टम में सबसे पहले क्या आता है, शिक्षकों का क्या आता है, शिक्षकों की समग्रता, ठीक है। टोटली ऑफ टीचर्स, क्या है, टोटली ऑफ, ठीक है, शिक्षकों की समग्रता आती है। पूर्व ज्ञान में शिक्षकों के जितना भी होता है उसमें शिक्षकों की समग्रता होती है, या फिर शिक्षक के स्तर के आधार पर, या शिक्षक के स्तर के आधार पर, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सब टीचर का जितना भी होता है पूरा का पूरा इसमें देखा जाता है आपका, ठीक है। या आप इसमें कह सकते हैं शिक्षक के स्तर के आधार पर, मतलब इन दोनों के आधार पर ही हम लोग प्रिसेज कर सकते हैं, पूर्व ज्ञान कह सकते हैं कि शिक्षकों का समूह कैसा होगा, नहीं, सबसेट ऑफ टीचर्स, सबसेट ऑफ टीचर्स, ठीक है। शिक्षकों का उप समूह, ठीक है, शिक्षकों के उप समूह या शिक्षकों के बारे में जो भी अवधारणाएं, जो भी हम लोग चीजों को सोचेंगे, समझेंगे, जानेंगे, उसमें कहता है शिक्षकों की समग्रता मतलब शिक्षकों को पूरा शामिल कर लेंगे, या फिर कहता है शिक्षक के स्तर के आधार की बात हम करेंगे। इन्हीं दोनों के आधार पे हम शिक्षकों के उप समूह की बात जो है बता सकेंगे। इसमें क्या होता है, जब शिक्षक मूल्यांकन में किसी के व्यक्तित्व या बौद्धिक विशेषताओं के बारे में जाना जाता है, तो उसमें उसके उद्योग तो उसमें हम क्या क्या जानते हैं, जब किसी के आधार पे हम लोग देखते हैं तो वहां पे क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, उसमें किसी के व्यक्तित्व, किसी की पर्सनालिटी या इंटेलेक्चुअल एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, बौद्धिक विशेषताओं को। यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ तो हम लोग पर्सनालिटी देखते हैं, पर्सनालिटी विशेषता, ठीक है, व्यक्तित्व या बौद्धिक विशेषता, इनके इसके अंतर्गत देखते हैं। जैसे आप कह सकते हैं प्रिसेज में पूर्व ज्ञान, आप उन पर आप अजम्पशन कैसे बना सकते हो, उसके रहन सहन को देखोगे, उनके बैकग्राउंड को देखोगे, उनकी पर्सनालिटी को देखोगे, तो ये सब चीजों को देखने के बाद ही तब आप उसके बारे में बता सकते हो।
ठीक, जैसे इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें सबसे पहला क्या होता है, सर इसमें आप, हाँ बोले। सर ये जो पर्सनालिटी का है ये इसमें शिक्षक का उपसमूह में ही आएगा कि अलग पॉइंट है? नहीं नहीं, ये अलग से पॉइंट है ना कि इसमें यहाँ सबसेट ऑफ टीचर्स हो गया, लेकिन यहाँ पर कैसे देखेंगे कि कोई टीचर जो है कैसे किस तरीके का है, तो कैसा उसका, उसके उसके लिए हम उसकी पर्सनालिटी को देखेंगे और उसकी बौद्धिक क्षमता को देखेंगे ना, बौद्धिक विशेषता को हम लोग देखेंगे। जब इन दोनों चीजों को देखेंगे तब जाके हम इसमें बता सकते हैं। तो इसमें इंडस्ट्री उसकी दे सकते हैं, मतलब इंडस्ट्री का मतलब उद्योग से, ठीक, उसका उद्योग कैसा चलता है। फिर दूसरे पॉइंट पे हम बात करेंगे। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है इसमें एडेप्टेबिलिटी होती है आपकी। दूसरी क्या होती है, एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, एडेप्टेबिलिटी, 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 एडेप्टेबिलिटी को हम लोग बोलते हैं अनुकूलनशीलता। क्या बोलते हैं, अनुकूलनशीलता। अनुकूलनशीलता बोलते हैं। फिर तीसरे पॉइंट में हम लोग क्या कह सकते हैं, तीसरे पॉइंट में हम लोग इंटेलेक्चुअल, फिर कैरेक्टर्स देखते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, चरित्र। ठीक, ये 3 पॉइंट या ये 4 पॉइंट उसकी बुद्धि और इंटेलिजेंस में हम लोग इसमें देखते हैं। क्या देखते हैं, इंटेलिजेंस हम लिख सकते हैं। इंटेलिजेंस मतलब बुद्धिमत्ता उसकी दे सकते हैं, उसकी बुद्धि कैसी है, किस तरीके की है। इन सब चीजों के आधार पर ही एक टीचर के बारे में हम बता सकते हैं कि वह टीचर कैसा है। उसके ज्ञान या उसकी उपलब्धि के बारे में, उसकी चीजों के बारे में कैसे हम बता सकते हैं, जब पिछले रिकॉर्ड उसका उसका पिछला रिकॉर्ड हम देखेंगे, ठीक है। उसके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ही हम उसके विशेष मतलब पूर्व ज्ञान का या पूर्व अवधारणाएं हम बना सकते हैं, ठीक है। सर ये थर्ड पॉइंट आपने क्या लिखा है, दिख ही नहीं रहा। कैरेक्टर्स लिखा है, कैरेक्टर्स। यहाँ पर हम लोग क्या सकते हैं, नेचर ऑफ इवैल्यूएशन, मूल्यांकन की हम देखेंगे कि टीचर का मूल्यांकन किस तरीके से किया गया है, क्या क्या चीजें उसमें शामिल की गई हैं, इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने देखा है इसमें, ठीक है ना। क्लियर पॉइंट हो गया। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया है एक क्राइटेरिया फॉर टीचर इवैल्यूएशन में। तो क्राइटेरिया फॉर टीचर इवैल्यूएशन में हमने प्रोडक्ट देखा, प्रोसेस देखा और प्रोसेस देखा है हम लोगों ने। ये 3 पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका रूब्रिक्स फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन आपका आता है, ठीक है ना। आवाज नहीं आ रही क्या? जी सर। हाँ, पूछ रहे हैं, किसी को पूछना है कि सब कंप्लीट, कोई डाउट नहीं किसी को? सर सर ये अनुकूलनशीलता क्या होती है? अनुकूलनशीलता एडॉप्टेशन होता है, एडॉप्टेबिलिटी होती है। अनुकूलन का मतलब होता है जिस परिस्थिति में हम रहना चाह रहे हैं, क्या वो मेरे शरीर को मेरे लिए सही है कि नहीं है, ठीक है। अनुकूलन का मतलब होता है किसी भी चीज में हम जब कहीं जगह पर जाएं तो हम उसको अपने जैसा ही बना लें, ठीक है। वो अनुकूलन का मतलब होता है जैसी वो जैसे कंडीशन है उस कंडीशन नहीं, बल्कि हम अपने तरीके से उसमें व्यवस्थित हो जाए, वो आपका अनुकूलन कहलाता है, एडॉप्टेशन कहलाता है। एक होता है अनुकूलन के बाद एक दूसरा होता है वर्ड समायोजन। समायोजन का मतलब होता है जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति में जाकर हम घुल मिल जाए, वो आपका समायोजन होता है। 2 वर्ड्स होते हैं, एक अनुकूलन होता है, दूसरा समायोजन होता है। अनुकूलन में हम अपनी स्थिति के अनुसार चीजों को डेवलप करते हैं, जबकि समायोजन जो होता है, समायोजन में सामने वाले की जो कंडीशन होती है उसमें जाकर हम
व्यवस्थित हो जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग शादी के बारे में दे सकते हैं, विवाह के बारे में दे सकते हैं, जिसमें लड़कियां क्या होती हैं, लड़कियां वहां पे अनुकूलन नहीं करती हैं, बल्कि वहां पर समायोजन करती हैं। समायोजन का मतलब शामिल होती है वहां पर, उनके रीत रिवाज, उनके रहन सहन, जागना उठना, सब की सब चीजें वो क्या करती हैं, अनुकूलन करती है, समायोजन। तो आपको याद रखना है, समायोजन करती हैं लड़कियां। अनुकूलन क्या होता है, अनुकूलन का मतलब होता है जब लड़का जो है कहां पर आता है, लड़का जब जो है लड़की के घर जाता है, अपने ससुराल में जाता है लड़की घर में, तो लड़का जो है अनुकूलन करता है, लड़की जो है समायोजन करती है। ये पॉइंट को नोट डाउन रखना है, इस तरीके से आपको याद रखना, क्योंकि जब कभी लड़का जो है अपने ससुराल जाता है तो वहां पर लड़के के अनुसार ही सब कुछ बदल दिया जाता है। देखा होगा आपने, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा बताइए। जी सुविधा को सर, अच्छे से पता होगा, ऐसा ही होता है। क्यों? हाँ सर, होता है ऐसा। बिल्कुल ना। जी लेकिन लड़कियों के लिए क्या होता है कि भैया जैसा हमारा है, हमारे वैसे ही आके आप निवास करो। लेकिन जब कभी लड़का आता है तो उसके लिए अच्छी व्यवस्था करी जाती है ना। तो ये चीजें आपको ऐसे समझ में आएगा। ठीक है नेहा और शैलवी, आप लोगों को घर में भी ऐसा समझ में आता होगा आपको। सर। जी सर, दीदी आती हैं तो ऐसे ही होता है। हाँ सर, सर जो अभी आपने बोला, ये जो जीन पियाजेट का असिमिलेशन, हाँ अकोमोडेशन accommodation। एंड वही बोला ना। हाँ वही है। जी सर। डेफिनेशन कहीं पर किसी की बदलेगी नहीं, बस ये किसने क्या दिया ये हाँ थोड़ा सा रहता है आपका। हाँ। सो सर, जो अडेप्टेबिलिटी, इसको हम वही अडेप्टेबिलिटी बोलेंगे, और जो एडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलन बोले। हाँ हाँ, एडॉप्टेबिलिटी यही है। उसके बाद, हाँ, अनुकूलन बोलेंगे। उसके बाद क्या बोला, समायोजन। हाँ असिमिलेशन। हाँ, उसको असिमिलेशन हाँ बोलेंगे। ठीक है सर। ठीक है, चलो थैंक यू सर। ओके। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी कल होगी, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।